हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। आई होप आप लोग को उतना पार्ट जितना भी हमने किया उतना समझ में आया होगा। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, गेटिंग रिड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, गेटिंग रिड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इसका मतलब कि मुझे फंक्शनल ग्रुप मेरे प्रोडक्ट में नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि पर रिएक्टेंट में अवेलेबल है। अगर मेरा कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है 1 2 3 4 और एक कोई भी आर ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये मेरा रिएक्टेंट है, पर इसका जो भी प्रोडक्ट बना है, ठीक है, तो जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को हमने रिडक्शन सीखा, कार्बोनिल ग्रुप को हमने ऑक्सीडेशन सीखा, पर कार्बोनिल ग्रुप को अगर मुझे निकाल ही देना हो तो मुझे क्या करना है, तो ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, गेटिंग रिड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। अभी सपोज कर, अब ज़रूरी नहीं है कि कार्बोनिल ग्रुप ही प्रेजेंट हो, अगर हो सकता है यहाँ OH प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है कि अल्काइन मतलब C++C प्रेजेंट हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप को मुझे मतलब निकाल ही देना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ शुरुआती एग्जांपल इन्होंने दिए अल्काइन की। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अल्काइन है ना, बहुत अच्छा एक फेविकॉल जैसा एक्ट करता है। फेविकॉल तो नहीं, फेविकॉल तो रिएक्शन के बाद भी रहता है, बट देखो यूजुअली काम क्या है, और हमने ऑर्गेनोमेटालिक में देखा था कि भाई R1 एक बड़ी सी चेन हो, R2 एक बहुत दूसरी बड़ी चेन हो, इसमें 7 कार्बन, सपोज करो इसमें 6 कार्बन। तो अगर ये दोनों जो चेन्स है उसको मेरे को जोड़ना है, तो उसमें हमने देखा था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कैसे करते। ठीक है, तो ये अल्काइन का काम है। जैसे कि R1 है, ठीक है, R1 को मेरे को R2 के साथ ज्वाइन करना है, डजेंट मैटर कितना लंबा भी हो। अभी क्या होता है कभी कभार, जैसे कि कम से कम 20 कार्बन की चेन हो तो हम लोग उसको डिवाइड कर सकते, पहले 10 कार्बन ले लो और बाकी के फिर 10 कार्बन लो, या फिर अलग अलग करो, जैसे कि इसमें 15 ले लिया और बाकी के 5 कार्बन अलग करो। तो 2 अलग अलग कंपाउंड को या फिर 3 अलग अलग कंपाउंड को अगर हम ऐड करके भी हमारा प्रोडक्ट बनाए तो वो हमें हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अभी ये जो प्रोडक्ट मैं कर रही हूँ वो आपको धीरे धीरे आप लोग, एक अच्छा एग्जाम्पल है तो वो वहाँ पहुँचेंगे तो समझ में आ जाएगा, वो आज ही के वीडियो में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ओके, सो जब ये 2 चेन को जॉइंट करना हो तो वन ऑफ दी यूज़फुल मेथड इज़ अल्काइन के साथ। जैसे कि इन्होंने यहाँ दिया है, सपोज़ करो ये R1 है। ठीक है, सपोज़ नहीं करना, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप है जिसमें मुझे एक और चेन ऐड करनी है। R1 है, मुझे उसके साथ R2 है, वो दोनों ऐड करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, R1 लिया, उसमें जो लास्ट कार्बन था वो अल्काइन वाला है। ठीक है, अब अल्काइन के साथ सबसे पहले उसको सॉल्ट बनाया लिथियम का सॉल्ट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया, R2Br। अब क्या होगा, लिथियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। जैसे ही लिथियम ब्रोमाइड निकलेगा क्या होगा, हमारा ये जो R2 है वो यहाँ पे लिथियम के जगह पे जॉइंट होगा। ठीक है, अब बात ये हुई कि मेरे को जो डिज़ायर्ड था, मतलब मेरा ये जो 2 मेन एम था कि R1 और R2 को ज्वाइंट करना है, वो ज्वाइंट हो गया। जैसे कि यहाँ आप लोग देखो कि मेरा R1 और R2 ये ज्वाइंट हो गया। पर अब क्या बात है, मुझे डबल बॉन्ड नहीं चाहिए। तो डबल बॉन्ड नहीं चाहिए तो क्या करेंगे अपन, तो डबल बॉन्ड कैसे हट सकता है, कोई तरीका है। जैसे कि डबल नहीं, ट्रिपल बॉन्ड। सो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो किस तरीके से हम लोग उसको एलिमिनेट करें कि वो हमारे प्रोडक्ट में नहीं प्रेजेंट हो। तो एक बेस्ट मेथड कौन सा है, H2 और पैलेडियम कार्बोनेट। ये याद रखो, यहाँ क्या यूज़ किया है, H2 पैलेडियम और कार्बन, जिससे क्या हो रहा है, हमारा अल्काइन डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है। वही अगर हम लोग ये लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज़ करें तो क्या होगा, अल्काइन है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर रुक जाएगा, सिंगल बॉन्ड तक नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, लिंडलार्स रिएजेंट की ये क्या थी, CeCl3। वो लूचे की लिंडलार की थी। ये होता है अगर आप रिवाइज ना करो तो सॉरी फॉर द ट्रबल। आई गेस अल्कीन्स टू अल्केन्स, तो अल्काइंस वाला कहाँ है, अल्काइंस टू अल्केन्स। ओके, एग्जैक्टली, लिंडलार्स कैटलिस्ट है, और क्या है, CaCO3, सॉरी CeCl3 लूचे में आएगा। ठीक है, तो कब देखो ये हो सकता है अगर आप लोग रिवाइज ना करो तो
मैं तो नहीं कर रही, आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जो रिवीजन का चीज़ है वो मेंटेन करें। ओके, सो हाँ, मेरा कहना ये रिमाइंडर इतना ही था कि अगर ट्रिपल बॉन्ड को अगर डायरेक्टली मुझे डबल बॉन्ड में ही कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, लिंडलार कैटालिस्ट यूज़ कर सकती हूँ। पर अगर मुझे डायरेक्टली उसको आल्केन में ही कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली H2 पैलेडियम कर दो, एक बार डालो और सीधा आपको रिड्यूस्ड फॉर्म मिलेगा। ठीक है, ये बात हुई कि अगर मेरे पास अल्काइन हो तो उसको कैसे रिड्यूस करना। अब अल्काइन हो, अल्कीन हो, इन लोग को रिड्यूस करना आसान है, क्यों, आप H2 ऐड कर दो। अगर मुझे OH को एलिमिनेट करना है तो क्या, तो जैसे कि ये मेरा कंपाउंड है, यहाँ इन्होंने OTS में दिया, पर एक्चुअली में ओरिजिनली मेरा कंपाउंड कैसा था, OH ये था। ठीक है, अब मेरे मतलब मैंने डायरेक्टली तो ये नहीं बनाया, मैंने 3 4 6 7 रिएक्शंस करके ये कंपाउंड बना दिया। अब मेरा जो डिज़ायर्ड कंपाउंड है, मुझे ये OH है ना, नहीं चाहिए, मुझे ये इतना सा ही चेंज चाहिए। तो मैं क्या करके इसको एलिमिनेट करूँ, तो हटाना ही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, OH को पहले OTS में कन्वर्ट किया। OTS मतलब क्या, टोसाइल ग्रुप में कन्वर्ट किया, वो हमने पहले भी किया हुआ है। टोसाइल ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्टली उन्होंने क्या किया, LiET3BH यूज़ किया। उससे क्या हो, ये जो OTS ग्रुप था वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में वो यहाँ से निकल गया और जिससे हम लोग को हमारा चेन वापस मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 2 फंक्शनल ग्रुप देखे, एक पहला और दूसरा OH। अब ये दोनों तो आसान थे, मुश्किल कहाँ आता है पता है, जब हमें कार्बोनिल को हटाना है। अगर आप सोचो कि मुझे कार्बोनिल को हटा देना है, इसका मतलब COO के जगह क्या आएगा, CH2। तो ये एक ऐसा कन्वर्जन है जो हर कोई रिएजेंट नहीं कर सकता। अब कार्बोनिल को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, हाँ हो सकता है। कार्बोनिल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, हाँ हो सकता है। पर कार्बोनिल को CH2 में कन्वर्ट करना सारे रिएजेंट की बस की बात नहीं है। ठीक है, तो हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे यहीं पे कि हम C+O को CH2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहला वाला है मोजिंगो रिएक्शन। मोजिंगो रिएक्शन ये फर्स्ट रहेगा हमारा। दूसरा है ये वाला जिसका नाम है वुल्फ किश्नर, और तीसरा है क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, हम 3 मेथड पढ़ेंगे, तीनों में हम लोग क्या करने वाले हैं, कार्बोनिल को हम लोग CH2 में कन्वर्ट करने वाले। और ये जो सारे रिएक्शंस हैं ना, ये सारे कीमो सिलेक्टिव है, मतलब अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो ना तो भी वो कार्बोनिल को ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम, कौन सा, मोजिंगो। तो मोजिंगो का रिएक्शन है ये वाला। ठीक है, क्या यूज़ करते, अच्छा देखो, आप लोग को लगेगा, अच्छा पहले रिएक्शन समझा देती हूँ फिर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताती हूँ। देखो क्या होने वाला है, ये जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, अभी हमने जो पिछला वीडियो किया उसमें हमने देखा अगर मुझे सिर्फ डबल बॉन्ड हटाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे दोनों हटाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे सिर्फ कार्बोनिल हटाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को इसको अभी एसिटाल तो आपको पता है ना, वैसे ये क्या है, थायोएसिटाल्स। ठीक है, अब थायोएसिटाल्स जैसे कि यहाँ एक कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन हो तो उसको हम बोलते हैं एसिटाल, पर अगर एक कार्बन के ऊपर 2 सल्फ़र हो तो हम उसको बोलेंगे थायोएसिटाल। ठीक है, तो ये याद रखो। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो कार्बोनिल है उसको हम थायोएसिटाल में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसका रिडक्शन करेंगे, तो हम लोग को डायरेक्टली ये जो पूरा ग्रुप है वो एलिमिनेट होकर हमें कार्बोनिल से CH2 मिल गया। ठीक है, अभी ये जो एसिटाल और थायोएसिटाल, सॉरी एसिटाल का जो फॉर्मेशन है वो हमने देखा था पहले कार्बोनिल वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो वो मैं आपको मैकेनिज़्म तो नहीं बताऊंगी, पर मैं आपको रिएजेंट समझा दूँ कि ये जो CH2SH है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, ये याद रखो। आपको ऐसा लगेगा कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड है, कोई भी सल्फ़र कंपाउंड से ऐड कर दो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और फिर ये प्रोडक्ट, पर एक्चुअली में CSIR नेट के कोई तो एग्ज़ाम में, मुझे ना अभी से डेट्स याद रखनी पड़ेगी, नहीं आप लोग को वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, मैं कोशिश करूँगी। तो देखो वो एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन था पता है, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, ये उन्होंने दोनों ने ये दोनों चीज़ें उन्होंने पेपर क्वेश्चन में दे दिया था। अब उन्होंने एक बड़ा सा एरो बनाया ऐसे, ठीक है, और इन्होंने ये ग्रुप ने, ये इंटरमीडिएट तो है ही नहीं आप समझ लो। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली इसमें से ये प्रोडक्ट बनाया और ये इंटरमीडिएट हटा दिया और उन्होंने एक BF3 ही सिर्फ दिया।
अब उनका क्वेश्चन ये था कि दूसरा रिएजेंट कौन सा हो सकता है, और उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो ये बता रही हूँ आपको कि हर एक मतलब आप लोग को ऐसा लगता है कि क्लेडन में इम्पॉर्टेंट है, पर वो कैसे पूछते। तो एक छोटा सा रिएजेंट उन्होंने पूछ लिया, हम लोग रिएक्शन करके देखते कि भाई कार्बोनिल से CH2 कौन सी रिएक्शन ऐसे कन्वर्ट होने वाला, पर उन्होंने देखो कितना एक छोटा सा चीज़ पूछ लिया। तो वैसे आपको आपकी मतलब रहेंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक बार क्लेडन कर लो तो ना किसी आपको याद रहेगा ना मुझे भी याद रहेगा, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ठीक है, सो कहाँ थी मैं, ओके। तो ये रिएक्शन ख़त्म हुई, ये थी मोजिंगो रिएक्शन। ठीक है, ये वाली। अब आती है नेक्स्ट है वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर में क्या करेंगे, सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ने कार्बोनिल से उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया, और हमने किसके साथ क्या यूज़ किया तो हमने किया यूज़ हाइड्राजीन। तो वुल्फ किश्नर मेथड में याद रखो कार्बोनिल को CH2 में कन्वर्ट करते इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन। ठीक है, देखो ये जो मेन चीज़ है ना, ये आपको लिखनी पड़ेगी, आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, वो कैसे भी याद रखो। ठीक है, और लास्ट आता है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो भाई क्लेमेंसन रिडक्शन की जो मैकेनिज्म है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो इन्होंने यहीं लिख दी है। द थर्ड मेथड सिंपलेस्ट टू डू बट हैज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म। इसकी जो मैकेनिज्म है अभी ये थोड़ी देर बाद आएगी, वो उसमें हम लोग समझेंगे। तो ये है डिज़ोल्विंग मेटल रिडक्शन के कैटेगरी में आता है हमारा क्लेमेंसन। डिज़ोल्विंग मेटल रिडक्शन अभी आप लोग को डाउट होगा क्या है, वो भी आज के वीडियो में आने वाला है, तो वहाँ हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ओके, सो ये क्या देखो, कार्बोनिल को इन्होंने CH2 में कन्वर्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ 3 बेंजीन रिंग्स। ठीक है, उनका रिडक्शन नहीं हुआ, सिर्फ हुआ तो किसका, कार्बोनिल का। ठीक है, वो किसके प्रेजेंस में, जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। ओके, तो ये 3 रिएक्शंस आपको याद रखनी है। हम अब देखो, हाँ ये एक अच्छा सा है ना, एक स्टोरी पार्ट है। मुझे ना कभी कभार ब्लू बॉक्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्या होता है, आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, उसका एक वन ऑफ द एप्लीकेशन है कि आप पढ़ रहे हो ठीक है, पर ये है वो डेली लाइफ में कैसे काम लगेगी, है ना। अब जैसे कि ये कीमो सिलेक्टिविटी और प्रोटेक्टिंग ग्रुप ले लो, आपको लगेगा ये डेली एरोज में क्या काम आता है, पर आ जाता है। ठीक है, अब देखो बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे द हाउस फ्लाई फेरोमोन। ठीक है, अब देखो कभी कभार है ना प्लांट्स में या फिर बहुत सारे पेस्ट हो जाते। ठीक है, और दूसरी चीज़ ऐसे भी होती है, कभी कभी सीज़न के हिसाब से हाउस फ्लाई बढ़ जाता है, कभी मच्छर बढ़ जाता है। तो अगर हमें उसको कंट्रोल करना हो हमारे पेस्ट को, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि मेल जो इंसेक्ट होते हैं ना, अच्छा यहाँ स्पेसिफिकली ये हाउस फ्लाई की बात की है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिकली मेल होते हैं ना, उनके पास एक हार्मोन है। तो वो जैसे ही हार्मोन रिलीज़ करता है ना, जितने भी फीमेल फ्लाइज़ हैं ना, वो सीधा इधर उनके पास आ जाती है। ठीक है, तो फिर जैसे ही आपके पास सारी आ गई, इसके मतलब हमें मुश्किल ही क्यों होती है पेस्ट कंट्रोल वो सब के लिए, क्योंकि सारे अलग अलग जगह पे होते हैं। और ये जो हाउस फ्लाई और मॉस्किटोज़ होते हैं, उन लोग तो होते ही मतलब उड़ते ही हवा में। आप कोशिश कर लो 4 मक्खी एक साथ हो या 4 मक्खी हवा में हो, आपको कौन सा आसानी रहेगा मारने में या फिर टू गेट रिड ऑफ देम। ठीक है, तो इसलिए इन लोग क्या करते हैं, एक तरीका यूज़ करते, वो जो मेल हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ करते। जैसे ही वो रिलीज़ करेंगी, सारी फीमेल्स वाली है ना, सारी एक तरफ आ जाएगी। फिर जैसे ही आ जाएगी, उन लोग फिर उसको अपने हिसाब से ठिकाने लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मेल हार्मोन है, ठीक है, उसका नाम है मस्केल्यूर, द सिंड्रोम ऑफ हाउस फ्लाई। ठीक है, तो अब ये जो हार्मोन है ना, वो मेल है ना। अब आप देखो मक्खी, आप खुद सोचो मक्खी की साइज़ कितनी है। अब एक मक्खी कितने बहुत कम मिलीग्राम्स ऑफ ये हार्मोन निकलता है, क्योंकि ये है ना, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर किया नहीं एक लेडन में, उसमें भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक छोटा सा मिलीग्राम्स में क्वांटिटी उनका में प्रेजेंट होता है, और वो इतना हेल्पफुल रहता है ना, मतलब थोड़ा सा उन लोग रिलीज़ करते हो और सारी फीमेल्स आ जाती है। ठीक है, अब सोचो मेल है, मक्खी कितनी होती है, उसमें चीज़ें मतलब उसके कितने बॉडी पार्ट्स आते हैं, और उसमें एक कितना सा हार्मोन,
तो अगर मुझे नेचुरली चाहिए तो आप सोचो कि मेरे को मिलीग्राम्स भी चाहिए हो ना, तो मुझे कितने सारे इंसेक्ट्स को मारने पड़ेंगे तो मुझे जाके मिलेगा। अब ये मैं हर टाइम तो अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं पहले ही मक्खी को ढूंढूँ, उनको मारूँ, उनका हार्मोन एब्स्ट्रैक्ट करूँ और फिर बाद में मैं बाकियों को मारूँ। तो ये थोड़ा अच्छा टास्क तो नहीं लग रहा है आप लोग को सुनने में भी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये जो मेल हार्मोन है उसको हमने एटलीस्ट मिलीग्राम्स में लेके उसका स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया। तो स्ट्रक्चर स्टडी कर लेना। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे स्टडी करोगे, अभी तो बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई है, सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास देख लो, एनएमआर देख लो। एक बार आपको स्ट्रक्चर मिल जाए फिर आप उसके सिंथेसिस पे काम करो। तो हमारा जो मेल हार्मोन है उसका नाम है मस्केल्यूर। तो वो ये वाला स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। अब आपको दिखने में तो ऐसा लगता है काफ़ी बड़ा है। तो अब हम उसका सिंथेसिस देखेंगे कि वो कैसे सिंथेसिस। और ये ध्यान रखो, ये जो डबल बॉन्ड है वो सिस में है या फिर जेड बोलते हैं, ठीक है। तो हमें जो ट्रांस नहीं होना चाहिए हमारा, फिर इतना हम लोग लाइटली नहीं ले सकते केमिस्ट्री का। आपको तो पता है सिस और ट्रांस में कितना फ़र्क पड़ जाता है हमें। तो हम क्या करेंगे इसको, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ना वो एक किसके साथ सिमिलर था, एरोइक एसिड, अ फैटी एसिड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेप सीड ऑयल। अब रेप सीड ऑयल में से, चलो कोई भी ऑयल समझो, मैंने रेप सीड के बारे में सर्च नहीं किया, सॉरी। सो रेप सीड ऑयल जो है उसमें से एक फैटी एसिड एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ एरुसिक एसिड। तो वो एसिड जो है ना उसका स्ट्रक्चर और हमारा ये जो मस्कुलर उसका स्ट्रक्चर सिमिलर आता है। तो आप देख लो कैसे, हमारा मस्कुलर का स्ट्रक्चर है और ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, फैटी एसिड का। तो ये देखो आप लोग को डिफरेंस पता है क्या है, 22 कार्बन्स और एक जो 22 कार्बन्स है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी सारा सेम है, पर हमारा ओरिजिनल जो मस्कुलर का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, 23 कार्बन्स है और कोई एसिड वैसिड कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। पहले तो एक मिथाइल ग्रुप या फिर हम लोग को एक कार्बन ऐड करना है, ठीक है, एक कार्बन ऐड करना है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमारा जो ये COH है उसमें से जो ओ मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हटाना है। कार्बन तो हमें चाहिए, तो हमें क्या करना है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हमें हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने रिएक्शन किया दो इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल लिथियम के साथ। उससे क्या हुआ, ये जो OH ग्रुप है वो यहाँ से हट के हमें मिथाइल ग्रुप यहाँ पे मिल गया। अब आपको उसकी मैकेनिज्म चाहिए तो उन्होंने वो भी दी है, ये रहा। कैसे होगा, ये मिथाइल लिथियम है तो सबसे पहले जो ऑब्वियसली ऑक्सीजन और लिथियम जैसे ही देखेगा तो ऑक्सीजन उसको एम्प्टी मिलेगा तो वहीं जाने वाला है। तो सबसे पहले OLI ग्रुप बनेगा। जैसे ही OLI बनेगा, अब ये दूसरा O ऑक्सीजन अवेलेबल है और हम लोग सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं डालेंगे मिथाइल लिथियम के, अवेलेबल तो रहेगा, तो ये भी OLI फॉर्म होगा। फिर क्या होगा, फिर मिथाइल जो है हमारा वो ऐड हो जाएगा, OLI में से एक जो मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा और हमें हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उससे हम लोग कहाँ फॉर्म हुए, COMe में फॉर्म हुआ। अब हमें क्या करना है, हमारा जो 22 कार्बन था उसमें से एक जो CH3 है उसके फॉर्म में एक कार्बन तो ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो O है मतलब CO है उसको हमें हटाना है। तो अभी हमने 3 तरीके देखे, कौन से 3 तरीके आप लोग याद कर लो। तो ये कोई भी एक तरीका आप लोग यूज़ करो C डबल बॉन्ड से CH2 में कन्वर्ट करने के लिए। अब इन्होंने जो है अमेरिकन साइंटिस्ट, तो भाई अमेरिकन साइंटिस्ट ये 1970s की बात है, आप लोग सोच लो। तो अमेरिकन्स जो है ये अपना वुल्फ किशनर का मेथड यूज़ किया, सेम हमारा कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोजन यूज़ किया और इन्होंने डायरेक्टली इसको रिड्यूस करके ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया CH2 वाला, ठीक है, ये वाला। ओके, तो अभी हम लोग का स्ट्रक्चर में फॉर्म हो गया मस्कुलर। अब ये एक तरीका है। फिर बाद में आए हमारे रशियन साइंटिस्ट। तो भाई रशियन साइंटिस्ट ने बोला नहीं, हम लोग को ऐसी ये मेथड हमें नहीं सूट हुआ, उनको कुछ और तरीके से करना। शायद उनके पास रेपसीड ऑयल नहीं होगा तो उसमें से, क्योंकि देखो ये सब कुछ है ना सोर्स पे और वो सब पे आपके पास क्या क्या और चीज़ें अवेलेबल है ना उस पर डिपेंड करता है। इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो सब ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई जो रशियन साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला नहीं, हमें ये रूट नहीं पसंद, हम अपना रूट खुद बनाएंगे।
तो इन्होंने क्या किया, हमारा जो मस्कुलर का स्ट्रक्चर है उसमें इन्होंने यहाँ से डिवाइड किया। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन हुए और बाकी के कितने होंगे इस तरफ के 23 कार्बन्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 9 ओके सही है। तो 14 कार्बन्स, तो 14 कार्बन्स इस तरफ है और 9 कार्बन इस तरफ है। आप लोग मेरा मैथ्स पे फोकस मत करना, मेरा केमिस्ट्री पे फोकस करो। सो ये इस तरफ इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब इन लोग क्या करेंगे, जैसे हमने जो स्टार्टिंग में अल्काइन वाली देखी थी, इन्होंने सेम वैसा किया। इन्होंने सबसे पहले ये जो 9 कार्बन वाला था उसको अल्काइन वाले फॉर्म में लिया, उसका सॉल्ट बनाया, LI बनाया, और फिर उन्होंने ये जो दूसरा ग्रुप था C12 वाला, सॉरी C12 तो नहीं, एक्चुअली में 13 कार्बन जाएंगे। ओके, इन्होंने 10 कार्बन इस तरफ से लिए, इन्होंने पूरा डबल बॉन्ड एक तरफ ले लिया और बाकी के कार्बन एक तरफ लिए। तो देखो 12 + 1 13 कार्बन इधर हुए और 10 कार्बन इधर हुए। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ से डिवाइड कर लिया। जैसे ही यहाँ से डिवाइड कर लिया तो अब क्या होता है, ये दोनों तो जॉइंट हो गए। हमारा जो 10 कार्बन वाला चेन था और हमारा जो 13 कार्बन वाला चेन था, ये दोनों जॉइंट हो गए, क्योंकि हमने ये वाली मेथड अभी देखी पहले ही। फिर अब जो अल्काइन है, अल्काइन से मुझे अल्कीन चाहिए, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड से हमें डबल बॉन्ड चाहिए, हमें सिंगल बॉन्ड तक नहीं चले जाना है। अगर मैं इसमें H2 और पैलेडियम के साथ रिएक्शन कर दूँ तो ये ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड तक जाएगा, पर मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, डबल बॉन्ड चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। लिंडलार्स कैटलिस्ट से हमें हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी मिल जाएगा, जो है यहाँ की सिस, और हमें हमारा रिएक्शन और प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने जितना भी अभी आज के वीडियो में पढ़ा उसका हमने एप्लीकेशन भी देख लिया है ना। तो आगे बढ़ते हैं, डिज़ोल्विंग मेटल रिडक्शंस। तो मेटल रिडक्शंस अभी हमने बोला कि कैनिज़ारो में आया था कि क्या है। तो देखो होता क्या है, जब हम लोग रिएक्शन के ऊपर लिखते हैं ना कि किस में लिखा था, अभी हमने कैनिज़ारो में लिखा था जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो कभी भी हम लोग जब मेटल और वो लिखते हैं रिएजेंट्स हमारे एरो पे, तो उसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। तो हमारा जो मेटल है वो और एसिड, तो उसके साथ क्या होता है, देखो एक्चुअली में क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारा जो मैग्नीशियम है वो Mg2+ होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो 2+ होता है, वो क्या करेगा, जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करेंगे। Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करेंगे, ये जो HCl एसिड है, जैसे कि यहाँ अमोनिया यूज़ किया या फिर HCl यूज़ किया, तो उन लोग में से जो H है ना, वो क्या करेंगे, प्रोटोनेट होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन लोग लिबरेट कर रहे हैं ना, उसके पास जाके क्या करेंगे, इन लोग H+ से सीधा H2 फॉर्म कर लेंगे। H+ नहीं, H से सीधा इन लोग H2 फॉर्म कर देंगे। ठीक है, मतलब इन लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जैसे कि हम लोग रिडक्शन में ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली H2 जनरेट कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे। अभी देखो मैंने एक रिएक्शन ले ली, C ट्रिपल बॉन्ड C से C डबल बॉन्ड C बनाना है मुझे। अच्छा, C सिंगल बॉन्ड C ले लो, ठीक है, बनाना है मुझे। तो अब देखो, एक तरीका मैं डायरेक्टली इसको H2 दे सकती हूँ, H2 मैं बहुत तरीक़ों से दे सकती हूँ। ठीक है ना, पहला चीज़, मैंने जो सिलेंडर है H2 का, उसी को डायरेक्टली मेरे कंपाउंड में लगा दिया, तो उससे क्या होगा, उसको गैस के फॉर्म में मिल रहा है और डायरेक्टली कंप्लीट हो। दूसरा तरीका है हमारा ये जो मेटल ऑक्सीडाइजिंग मेटल सॉल्यूशन रिडक्शंस। इसमें क्या होगा, हम लोग इनडायरेक्टली H2 जनरेट करेंगे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, पर देखो यील्ड जो है उस पर डिपेंड करता है। कभी भी रिएक्शंस माना सीधी तरीके से हो रहा है तो उल्टे तरीके से क्यों करना, पर हमें यील्ड मैटर करता है। अगर आपको 5% भी यील्ड ज़्यादा मिले ना, तो आप लोग ऑब्वियसली रूट चेंज कर लोगे अपना। ठीक है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट तरीका है H2 जनरेट करने का। क्या होता है, हमारा जो मेटल है वो जैसे इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करता है, ये जो दूसरा उसका सॉल्वेंट होता है, अमोनिया हो या एसिड हो, वो उसके जो हाइड्रोजन्स है वो ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये जुड़ के H2 बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली H2 जनरेट किया। अब ये है तरीका उसका। पर अगर हम लोग ये मैंने आप लोग को समझाया मेटल
क्या नाम है इसका, डिज़ोल्विंग मेटल रिडक्शंस का। ठीक है, अब आता है हम लोग का बर्च रिडक्शन। ठीक है, बर्च रिडक्शन में क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, पर इन लोग क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुआ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है ना, तो ये स्टेप से डायरेक्टली उन लोग क्या करेंगे, जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉन्स तो रिलीज़ होना है, सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन्स तो रिलीज़ होना है, हमारा मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, क्या हो रहा है, हमारा जो अमोनिया का हाइड्रोजन है वो इसके पास से इलेक्ट्रॉन मतलब ये इस H और इलेक्ट्रॉन दोनों मिल के H2 बना दे रहे हैं। अगर मैं NH3 के जगह कोई ऐसा सबस्ट्रेट मतलब कोई ऐसा रिएक्टेंट ऐड कर दूँ जो हमारे हाइड्रोजन से भी तेज़ी से ले सके इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली हमारे सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बना के हमें अलग सा रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो चीज़ थी वो थी बर्च रिडक्शन के बारे में। बर्च रिडक्शन में क्या हो रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन, वो इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके H2 नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसमें H से भी अगर कोई ऐसा, मैं रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जैसे कि रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है ना, तो अगर मैं ऐसा रिएक्टेंट ही डाल दूँ जो H से पहले ही इलेक्ट्रॉन ले ले, तो वो कम्पीट करेगा। तो H और दूसरा जो रिएक्टेंट मैं डाल रही हूँ उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हमें हमारा अलग से प्रोडक्ट देगा और H2 फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है उसको हम लोग ने बर्च रिडक्शन बोला। अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि सोडियम इथॉक्साइड या फिर सोडियम अमाइड भी यूज़ करते हैं इन इथेनॉल एंड लिक्विड अमोनिया। ओके, अब थियोरी तो इतनी ही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, बर्च रिडक्शंस ऑफ एरीन। सब पहले है ना, ये थियोरी तो है थोड़ी बहुत, ओके वो बाद में देख लेते हैं, मैं आपको समझा दूंगी, पर पहले रिएक्शन देख लो क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है। हमारा इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली अभी हमारे सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन तो हमने जैसे जनरेट करना था वैसे जनरेट किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ चला जाके H2 बना रहा था, वो स्टेप यहाँ नहीं होगा। अभी क्या होगा, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन हम लोग ने, इलेक्ट्रॉन तो एक एक ही ऐड होना है या एक एक ही कंबाइन होना है, तो जो दूसरा तरफ का जो इलेक्ट्रॉन है वो एज ए रेडिकल फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। एक हमारा इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके माइनस नेगेटिव चार्ज दे देंगे, पर ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो तो ओपन रहेगा, तो वो रेडिकल के फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो ये CH2 फॉर्म हो गया, और दूसरा हाइड्रोजन ये रेडिकल के पास आएगा तो वो CH2 फॉर्म दे देगा। ठीक है, अब वही चीज़ इन्होंने यहाँ भी बताई है, सेम मतलब इसके बाद वाली स्टेप इन्होंने बोला है, तो बात तो वही होती है। ठीक है, अब देखो ये इन्होंने बोला है कि अब ऊपर की थियोरी एक बार देख लो, छूटना नहीं चाहिए कुछ, हाँ, तो अब आप लोग पूछोगे या पता नहीं आप लोग ने पूछा भी हो सकता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कब, हमारा वो स्टेट कब है जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करने वाला है और वो हमें रोकना है और हमारा सबस्ट्रेट ऐड कर देना। तो जो यहाँ है ना, हमारा जो कलर है सॉल्यूशन का वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आप पूछोगे कैसे, देखो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है ना हमारा मेटल, तो वो सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है। फिर धीरे धीरे जब हमारा इलेक्ट्रॉन है वो H के साथ, हमारा जो NH3 है, तो NH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो NH2 माइनस हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये जो एक हाइड्रोजन है वो ये इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ मिल के H2 बनाता है, उससे क्या होता है, हमारा जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हमें सॉल्यूशन कब हमारा रिएक्टेंट कब ऐड करना है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुआ हो। तो वो कब होगा, जब सॉल्यूशन अच्छा से ब्लू हुआ होगा, तब हमें हमारा रिएक्टेंट ऐड डाल देना है। जैसे ही हमारा रिएक्टेंट डालेंगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो ये
मेन क्राइटेरिया थी कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो ये जो स्टेप है वो ना हो, तो वो नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा जो रिएक्टेंट है वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट फॉर्म देगा, ठीक है। और हाँ, एक बात कि जब हम लोग NaNH2 यूज़ करते हैं, NaNH2 यूज़ करते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, आपको काफ़ी बार पता होगा एरो पे हम लोग वो NaNH2 यूज़ करते हैं। तो NaNH2 में क्या होता है, सेम चीज़ होगी, तो वही रिएक्शन कि भाई सोडियम है उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन वाला ही प्रोसेस होगा। पर हमारा NaNH2 फॉर्म हो गया, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो Na क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तब सॉल्यूशन क्या होगा, ब्लू। तो अभी हमें ये स्टेप में क्या NaNH2 चाहिए? नहीं, हमें ये स्टेप में नहीं चाहिए, हमें एक और स्टेप जो आगे वाली है वो होने देना है। जो इसका हाइड्रोजन आएगा इसके पास और H2 फॉर्म करेगा, तो ये स्टेप हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे जब तक ब्लू सॉल्यूशन है, ब्लू सॉल्यूशन से पूरा कलरलेस हो जाए सॉल्यूशन, फिर हम लोग क्या करेंगे, सोडियम अमाइड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग को आइडिया आ गया कि एक रिएक्शन की दोनों चीज़ें पॉसिबल है। हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन वाले स्टेप में भी रोक सकते हैं और हम लोग उसको एंड पे भी रोक सकते हैं, और दोनों के यूज़ है। जो सोडियम अमाइड है वो एज अ बेस हमने काफ़ी बार यूज़ किया है, और मैंने भी मतलब जितना थियोरी करवाया उसमें भी आया है हमें सोडियम अमाइड। और दूसरा जो तरीका है वो है इलेक्ट्रॉन पे रोक लेना। तो जो बीच स्टेप से जो सॉल्यूशन रोक के हम लोग क्या करते हैं, बर्च रिडक्शन में हमारा वन ऑफ द यूज़ है उसका, ओके। अब आता है कि हाँ, ये पता नहीं आप लोग ने ध्यान दिया कि नहीं दिया कि हमारा जो मेन रिएक्टेंट है वो थर्मेटिक, और जो हमारा प्रोडक्ट है, ये तो नहीं है हमारा प्रोडक्ट, ये वाला। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो अभी एरोमेटिक ही नहीं रहा। तो मैंने आप लोग को काफ़ी बार बोला है कि स्टेबिलिटी जो हो वो ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक स्टेबल है और ये जो है ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं है, तो फिर भी ये रिएक्शन क्यों हो रही है? तो ये रिएक्शन हो रही है काइनेटिक कंट्रोल के वजह से, क्योंकि हमारा जो ये रिएक्शन है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। मतलब वो देखो, मैंने आप लोग को बताया था थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस में क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शंस में जो स्पीड में प्रोडक्ट बनता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। स्पीड या रेट डिपेंड करता है काइनेटिक पे, और थर्मोडाइनमिक पे स्टेबिलिटी करती है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है ना, बर्च रिडक्शन वाला रिएक्शन, वो हो रहा है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो उसके वजह से हमारा जो स्टेबिलिटी वाला जो रूल है वो फॉलो यहाँ नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट, अब बात आती है कि चलो भैया आपको बहुत खास ना लगे, पर बर्च रिडक्शन की जो मेन चीज़ आती है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जब उस पर हम लोग ग्रुप लगाएं, फंक्शनल ग्रुप। तो भाई हम लोग जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए, तो बेंजीन के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करूँ तो जो डबल बॉन्ड्स है, अच्छा ये ट्रिक ही समझ लो और ये याद रखना कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो क्या होगा, हमारा जो रिडक्शन होगा वो कैसा होगा, हमारे जो डबल बॉन्ड्स जो दो अलग अलग हुए वो हमारे इलेक्ट्रॉन ग्रुप से दूर जाएंगे। पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालते हैं, अगर हम लोग हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालें, कमान इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डालें, तो क्या होगा, जो 3 डबल बॉन्ड थे, मैं डबल बॉन्ड से दिखा दूँ, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो डबल बॉन्ड फ्रेंडली समझ लो। तो उससे क्या होगा, हमारे जो 2 डबल बॉन्ड आने वाले, 2 पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे और यहाँ पे होगी। मेन चीज़ इतना याद रखो कि डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो डबल बॉन्ड है वो नज़दीक होगा, और विड्रॉइंग ग्रुप मतलब हमारा जो डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे से दूर होगा। अगर आप लोग को पोजीशन से याद रहता है तो आप उससे भी याद रखो कि इप्सो और पैरा में होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कहाँ होगा, ऑर्थो और मेटा पे, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, मतलब यूजुअली ऑर्थो और पैरा हमेशा साथ होते हैं, पर इसमें अलग है, तो आप लोग याद रखो। ये रहा, withdrawing groups promote ipso and para birth reduction, and withdrawing groups promote
ऑर्थो एंड मेटा बर्च रिडक्शन। ठीक है, तो इन लोग ने बस वही चीज़ है हमारा जो, अच्छा आप लोग को अभी आ ही गया है, तो ये दोनों रिएक्टेंट का बर्च रिडक्शन करके देखो क्या प्रोडक्ट जो है ओरिजिनली वैसा मिल रहा है आप लोग को। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ कि अगर आपको ये जो जैसे कि ये जो है ये कॉन्जुगेटेड तो नहीं है, तो वैसे स्टेबिलिटी में तो प्रॉब्लम पड़ रही है, बात सही है, पर अगर आप चाहते हो कि ये वापस कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आ जाए तो हमारे पास उसका भी तरीका है। तो क्या करो पता है, सिर्फ एसिड से रिएक्ट करो। देखो एसिड के साथ अगर आप लोग रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, हमारा जो डबल बॉन्ड्स थे स्कैटर्ड थे, अब वो हो जाएंगे कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, तो वापस स्टेबिलिटी भी आ गई। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि जैसे कि अगर आपको है ना एरो पे है ना क्या क्या दिया है, एरो पे सारी चीज़ें दे दी है, बर्च रिडक्शन के रिएजेंट्स दिए हैं और लास्ट स्टेप में H+ दिया है। तो यहाँ हम गलती कर बैठेंगे कि हमें H+ दिया है, तो जब तक आपको पता नहीं है H+ का रोल क्या है तब तक आपको नहीं पता चलेगा, हम लोग ये प्रोडक्ट बना के बैठेंगे। पर और हमारा एग्जामिनर इतना खड़ूस होगा कि उसने ये ऑप्शन भी दिया होगा और ये ऑप्शन भी दिया होगा, पर हमें ये याद रखना है कि H+ से क्या होगा, जो अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आ जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें। ठीक है, और ये एक एक्सेप्शन है हमारा कि अगर हम लोग एनिलीन वाले यूज़ करें ना विथ एनिलीन्स, तो जब एनिलीन वाले रिएक्शंस हो तो क्या होगा, हम लोग रिएक्शन करेंगे ना उससे ये एक जो मतलब ऑब्वियसली NME2 है तो इन लोग को डबल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो क्या होगा डबल बॉन्ड नज़दीक आएंगे। पर एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो एनिलीन्स के साथ है ना, हमारा बर्च रिडक्शन डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट ही देता है। ठीक है, देखो आप लोग को बता दो, विथ एनिलीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप द आइसोमराइजेशन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड बर्च रिडक्शन ऑलवेज गिव्स द कॉन्जुगेटेड डाई इनामाइड्स। ठीक है, अभी एक्सेप्शंस तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बर्च रिडक्शंस ऑफ अल्काइंस, तो अल्काइंस में भी तो वही होने वाला है, अल्काइंस है, और अल्काइंस में मेन चीज़ सिर्फ इतना याद रखो कि आपका है ना ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट अल्काइन से, अब आप पूछोगे क्यों, पर उसका भी एक रीज़न आ रहा है। तो अल्काइन से आपको जब अल्कीन में कन्वर्ट हुआ, और ये फिर से H2 और पैलेडियम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड को डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ हमने सोडियम और NH3 यूज़ किया है, तो फिर से क्या होगा, बर्च रिडक्शन से हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में आके रुक जाएगा, सिंगल बॉन्ड तक नहीं जा रहा है। ठीक है, देखो ये जो ओवर रिडक्शन वाला स्टेप है ना, ये है ना दिमाग में अच्छे से घुसा लेना, क्योंकि इसमें होता है कि हम लोग रिएजेंट एक देखेंगे और हम लोग ओवर रिडक्शन भी कर सकते हैं और हम लोग रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ रुकना है, बीच में रुक जाना है या लास्ट तक जाना है। ठीक है, ओके, सो मैकेनिज्म देख लेते हैं। और एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा जो एनायन फॉर्म होता है वो यूजुअली ई एनायन प्रेफर करता है, तो इस वजह से ई होता है, इसका मतलब, और मैंने आप लोग को बताया ट्रांस और ई एक चीज़ है और सिस और जेड एक ही स्टीरियो केमिस्ट्री है। ठीक है, मतलब उनका लोकेशन एक ही है, तरीका अलग है। अब देखो ये अल्काइन, तो अल्काइन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लिया तो ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड का 2 बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलते क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आया वो ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, ये मैंने आया ना आपको, देखो 3 डबल बॉन्ड थे, उसमें से एक ब्रेक किया मैंने, एक ब्रेक करूँ तो क्या होगा, डबल बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले मुझे। अब जो एक्सटर्नली मैं इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ उससे क्या होगा, एक वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के साथ वो कंबाइन होकर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज दे देगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, और एक जो है वो रेडिकल फॉर्म में बचेगा, ये रहा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग डालेंगे उसके साथ भी ये वाला बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये भी नेगेटिव चार्ज आएगा, तब तक इसके पास तो हाइड्रोजन आ चुका ना। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप आया, उससे भी अब पॉसिबिलिटी दो ये हो सकती है कि मेरा जो डबल बॉन्ड था, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मेरा जो दोनों हाइड्रोजन डाल रही हूँ वो में या तो दोनों सिस हो सकते हैं या तो वो
एक ऊपर से आया तो दूसरा नीचे से आएगा, ट्रांस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो बर्च रिडक्शन कौन सा प्रेफर करेगा, ट्रांस। ट्रांस क्यों प्रेफर करेगा, क्योंकि ये जो एनायन फॉर्म हो रहा है वो सिस में फॉर्म प्रेफर ना करके वो ट्रांस प्रेफर करता है ज्योमेट्री। ठीक है, ये एक रीज़न है। याद रखो अल्काइंस क्या करेगा, ट्रांस देगा, वो भी अल्कीन। तो यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं बर्च रिडक्शन तक, और फिर आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय गाइस।